Hello students, welcome back again in your favorite YouTube channel The Physics Time. So let's start today's topic. अपना आज का टॉपिक क्या है? अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, रिन्यूएबल या फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सो इन द प्रीवियस लेक्चर व्हाट वी हैव स्टडीड. प्रीवियस लेक्चर में हम क्या पढ़ चुके हैं? प्रीवियस लेक्चर में हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं. नॉन रिन्यूएबल मतलब जिनको रिन्यू नहीं किया जा सके. ओके, उनका नाम क्या है? कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोले जाते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत. ठीक है ना. तो आज हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में पढ़ेंगे. नॉन कन्वेंशनल मीनिंग क्या हुआ? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जिनका यूज़ हमने अभी अभी करना शुरू किया है, अभी अभी जिनको हम पहचानने लगे हैं, या जिन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को अभी अभी अपनाया है हमने, दे आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत. ठीक है. रिन्यूएबल से जैसे नाम से आप समझ गए हो, जिनको रिन्यू किया जा सके. ठीक है ना, दोबारा से ऑब्टेन किया जा सके उनको. सो दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोले जाएंगे ये. ठीक है ना, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी. देखो, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी या नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल एक ही मीनिंग है इसका. कोई अलग मतलब मत निकाल लेना, कोई अलग मतलब नहीं है इनका. तो डेफिनेशन क्या कहती है? दोज सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर नॉट बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ फ्यूजल फ्यूल्स और द स्प्लिटिंग ऑफ द एटम ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल्स. ये क्या कहता है? एनर्जी के वो सोर्सेज जो फ्यूजल फ्यूल के ऊपर बेस नहीं है, या फिर न्यूक्लियर एटम्स या न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है अपनी, जिसमें न्यूक्लियस टूटता है. ठीक है, स्प्लिटिंग का मतलब समझ में, टूटना. किसका टूटना? एटम ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल्स. न्यूक्लियर फ्यूल जैसे यूरेनियम है, पढ़ेंगे इनके आगे, इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम. ठीक है. तो ये जो अर्थ से डग करके निकाले जाते हैं, फ्यूजल फ्यूल्स जितने भी हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, अर्थ से डग करके, खोद करके निकाले जाते हैं. न्यूक्लियर फ्यूल भी, यूरेनियम भी अर्थ से डग आउट किया जाता है, खोद करके निकाला जाता है. तो इनको छोड़ करके वो एनर्जी के सोर्सेज, क्या समझ में आया कि नहीं समझ में भाई? वो एनर्जी के सोर्सेज, दोज एनर्जी ऑफ सोर्सेज विच आर नॉट बेस्ड, किन के ऊपर बेस नहीं है? फ्यूजल फ्यूल के ऊपर बेस नहीं है, न्यूक्लियर फ्यूल के ऊपर बेस नहीं है, बेस्ड नहीं है. वो क्या कहलाते हैं? अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहलाते हैं, या फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोले जाते हैं वो. तो जो भी एनर्जी के सोर्सेज अर्थ से डग आउट नहीं किए जाते, अर्थ से खोद करके नहीं निकाले जाते, वो क्या हैं? अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. समझ में आया? ये डग आउट करके निकाले जाते हैं, खोद के निकाले जाते हैं. पता है फ्यूजल फ्यूल्स आपको पता है, न्यूक्लियर फ्यूल आपको पता है. ठीक है, नहीं पता है तो आप सेपरेट वीडियो बना देंगे इसके ऊपर, आप उसको देख सकते हो. ठीक है. सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी का एग्जांपल क्या है भाई? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी. हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है पढ़ेंगे. वाइंड एनर्जी क्या होती है उसके पढ़ेंगे. सोलर एनर्जी क्या होती है? बायोमास एनर्जी. ये सभी एग्जांपल्स किसके हैं? अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी. देखो, इनको अर्थ से डग आउट नहीं किया जाता, अर्थ से खोद के नहीं निकाला जाता. ठीक है ना. एक ये भी है एनर्जी फ्रॉम द सी, कि सी से हम एनर्जी कैसे ऑब्टेन करेंगे? टाइडियल एनर्जी. सी में 3 प्रकार की एनर्जी देखेंगे हम, कि समुद्र से 3 प्रकार की एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं. टाइडियल एनर्जी, सी वेव एनर्जी और ओशियन थर्मल एनर्जी. ओके. जियो थर्मल एनर्जी एक और टाइप है किसका? अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी का. ठीक है ना. तो हम एक एक करके इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करना क्यों शुरू किया. फ्यूजल फ्यूल्स जब हम यूज़ करते थे तो उनको यूज़ करते हुए क्या प्रॉब्लम्स थी, या न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ कर रहे थे हम, यूरेनियम जैसे, तो उनको यूज़ करने में क्या डिफ़िकल्टीज थी. हमने अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को क्यों अपनाया, जैसे सनलाइट वाली एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, हमने इनको क्यों अपनाया? इनके पीछे का कोज क्या है? तो भाई साइंटिस्ट ने सोचा, और टू मेन रीज़न है इसके पीछे. अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करने के पीछे 2 मेन रीजन्स हैं.
सो फर्स्ट मेन रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट मेन रीज़न क्या है भाई, फ्यूजल फ्यूल्स को जो हम यूज़ करते थे जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें, तो इनमें ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता था जो कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन का कारण बनता था। समझ में रहा है। और ये लिमिटेड स्टॉक में प्रेजेंट है, लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है इनका, ये नहीं कि मतलब पर्याप्त मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में कह सको आप, ऐसा नहीं कि ये मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, एक लिमिटेड स्टॉक है इनका। जब हम इन सभी को यूज़ कर जाएंगे तो फिर किसका यूज़ करेंगे, फ्यूजल फ्यूल्स एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे को ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी चाहिए थे जो कभी ख़त्म ना हो सकें, जिनको हम यूज़ करते रहें, जिनका अनलिमिटेड स्टॉक हो। ये कह सकते हो आप अनलिमिटेड स्टॉक में प्रेजेंट हैं, जैसे वाइंड एनर्जी है, सनलाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है। सो फर्स्ट रीज़न यही है कि फ्यूजल फ्यूल्स आर प्रेजेंट इन लिमिटेड स्टॉक, ठीक है ना, अर्थ में लिमिटेड स्टॉक में प्रेजेंट हैं और जलाने पे ये काफ़ी पोल्यूशन का कारण बनते हैं, ठीक है। सेकंड रीज़न क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल्स, जैसे न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो बचेगा, उसको न्यूक्लियर या रेडियो एक्टिव मटेरियल बोला जाएगा, ठीक है। रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है जिसका डिस्पोज करना काफ़ी क्या है, मुश्किल है। डिस्पोज का मतलब भी पढ़ेंगे हम जब न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ेंगे हम, कि इसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। न्यूक्लियर एनर्जी हम इतना ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कह सकते हो आप, ठीक है। सो एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। सबसे पहले पढ़ेंगे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, फिर पढ़ेंगे वाइंड एनर्जी, फिर पढ़ेंगे सोलर एनर्जी, उसके बाद बायोमास एनर्जी, और बाद में ये सारी एनर्जी पढ़ेंगे। और ये एनर्जी के सोर्सेज क्या हैं, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। सो सबसे पहले पढ़ते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाइड्रो का मतलब क्या है भाई, हाइड्रो मीन्स वाटर, पता होना चाहिए। पानी को क्या बोलते हैं हाइड्रो यहाँ पे, और पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब आप कहोगे सर पानी का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। वो क्या प्रोसेस करता है, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा हो ना आपने 9th क्लास में। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर आप देखते हो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो अगर पानी चल रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, कौन सी एनर्जी प्रोसेस किए हुए हो, कौन सी एनर्जी धारण किए हुए, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या किया जाता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े डैम्स होते हैं जिनमें 3 साइड जो हैं वो माउंटेन होती हैं, और एक साइड ऐसे बहुत मोटी दीवार खींच दी जाती है, और वहाँ पे पानी का बहुत बड़ा भंडार हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी इकट्ठा हो जाता है, रेजरवायर बोले जाएंगे पानी के। तो इन डैम्स में पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ से जब पानी को रिलीज़ किया जाएगा ना, एक विंडो होती है वहाँ पे डैम में, और विंडो अगर खोल देंगे ना तो खिड़की खोलने से वहाँ से पानी आएगा। पानी बहुत तेज़ स्पीड से आएगा, क्योंकि पानी में क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। जब वो डैम में रुका हुआ है तो डैम क्या है, डैम में बहुत ज़्यादा हाइट पे है पानी, तो आपको पता है हाइट के कारण उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम उसका विंडो ओपन कर देंगे, डैम का रिलीज होगा पानी, तो पानी बहुत तेज़ प्रेशराइज होकर ऐसे बहुत तेज़ स्पीड से भागेगा। और फ्लोइंग वाटर के पास कौन सी एनर्जी होगी, फ्लोइंग वाटर हैज़ काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी रखता है अपने पास, है काइनेटिक एनर्जी रखता है वो। तो बहता हुआ पानी जो है उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, टरबाइन लगा देते हैं। टरबाइन अगर घूमेगा तो टरबाइन की शाफ्ट जो है किससे जुड़ी होती है, इलेक्ट्रिक जनरेटर से। तो चलता हुआ पानी, बहता हुआ पानी टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन घूमने के कारण इलेक्ट्रिक जनरेटर घूमेगा, और ऐसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ऐसे हाइड्रो पावर प्लांट्स बोल सकते हैं हम इनको, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, जिनमें पानी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा अपना एक बांध है, ऐसे ही डैम है अपना भाखड़ा बांध, ठीक है ना। भाखड़ा बांध बहुत बड़ा डैम है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया, ये एक रेजरवायर है वाटर के लिए, बहुत बड़ा क्या है, आप संग्रहालय कह सकते हो पानी, जहाँ पे
बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा किया जाता है, भंडारण कह सकते हो, पानी का बहुत ज़्यादा भंडारण होता है डैम में। तो 3 साइड तो माउंटेन से घिरा हुआ होता है और एक साइड जो है, क्योंकि माउंटेन से पानी आएगा बह बह करके, और एक साइड अगर हम दीवार खींच देते हैं तो पानी वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो डैम की दीवारें बहुत बहुत चौड़ी होती हैं, वहाँ पे 2-3 ट्रक ऐसे चल सकते हैं। ऐसा सोच सकते हो कितनी मोटी दीवार है, 2-3 ट्रक आराम से चले जाएँ उसके ऊपर, तो देख लो आप कितनी चौड़ी और कितनी मोटी दीवार हो गई वो, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्क किया जाता है, क्योंकि अगर डैम टूट गया ना तो अपना पूरा देश साफ़ हो जाएगा, पूरी कंट्री साफ़ हो जाएगी अपनी, मतलब इतना पानी होता है वहाँ पे, ठीक है। डैम में बहुत ज़्यादा पानी रिजर्वायर के रूप में इकट्ठा किया जाता है, भंडारण किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी समझ में आया। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। भाई इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो एडवांटेजेस आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड हो रही हैं। एडवांटेजेस ऑफ जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एडवांटेजेस क्या हैं देखिए। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर डज नॉट प्रोड्यूस एनी एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इस तरह से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो बाय यूजिंग फ्लोइंग वाटर, तो उससे कोई भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होता है भाई, एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं होता है, दूषित नहीं होता है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, फ्लोइंग वाटर इज ए रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये बहता हुआ पानी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है विच विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड, जो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑन रिवर्स हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स एंड इन इरीगेशंस। अब क्या है देखो, थर्ड पॉइंट क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। अगर डैम्स का हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डैम्स को अगर हम बना रहे हैं ऑन रिवर्स किसी नदी के ऊपर, हेल्प्स इन कंट्रोलिंग फ्लड्स, जिसके कारण बाढ़ वगैरह आने में क्या होती है, मतलब कंट्रोल हो जाती है, वो बाढ़ वगैरह आती है तो उसको कंट्रोल किया जाता है। एंड इन इरिगेशन, और उसको किस में यूज़ कर लेंगे हम, सिंचाई के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं उस पानी को, ठीक है ना। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड हो रहे हैं। डिसएडवांटेजेस भी देखिए, अगर आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है उसके लाभ और हानि भी एक साथ चलते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लाभ भी हैं और हानियाँ भी हैं, तो लाभ और हानि दोनों एक साथ चलते हैं। तो एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिया क्या क्या लाभ हैं इसके। डिसएडवांटेजेस देखिए स्क्रीन पे प्रोवाइड हो रही हैं। डिसएडवांटेज, फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, लार्ज एरियाज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, ए वास्ट वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। ये एनिमल्स हैं भाई, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये, फ्लोरा एंड फोना, प्लांट्स और एनिमल्स की क्या है जाति समझ सकते हो आप। बहुत बड़ा एरिया क्या होता है भाई, एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो काफ़ी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाता है, बहुत बड़ा एरिया डैम के नीचे। एज वेल एज ह्यूमन सेटलमेंट्स, यानी कि अगर कहीं पर डैम बनाना होता है तो ह्यूमन सेटलमेंट्स जो होती है जैसे विलेजेस वगैरह, वो क्या हो जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं। गेट सबमर्ज इन द वाटर ऑफ रेजर्वायर, डैम के पानी में डूब जाते हैं तो वहाँ से उनको प्लान करना पड़ेगा। ड्यू टू दिस मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज आर डेस्ट्रॉयड, तो ट्रीज भी डेस्ट्रॉय हो जाते हैं, एनिमल्स गेट किल्ड, कुछ पशु पक्षी मारे जाते हैं। एंड मैनी पीपल आर रेंडर्ड होमलेस, और बहुत से मनुष्य या लोगों के आगे होमलेस, होमलेस समझ गए ना आप, मतलब जिनके पास घर ना हो उनके आगे ये सिचुएशन खड़ी हो जाती है, उनके आगे समस्या आ जाती है कि वो बेघर हो जाते हैं। होमलेस मीनिंग क्या है समझ में, बेघर। दिस क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ सेटिस्फैक्ट्री रिइन्हिबिशन ऑफ द पीपल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द डैम साइट। और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के कारण आपको पता है कि लोगों को वहाँ से हटाना पड़ता है, जिधर डैम साइट होती है, जहाँ पे बांध होता है वहाँ से लोगों को हटाया जाता है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, लार्ज इकोसिस्टम आर डिस्ट्रॉयड। ये लार्ज इकोसिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय होता है जब पानी में बहुत बड़ा एरिया डूब जाता है। आपको पता है कि अगर डैम होगा तो डैम में पानी होगा, और पानी अगर होगा तो पानी के नीचे ज़मीन होगी ना, तो सारी ज़मीन क्या हो जाती है, लैंड, सारी की सारी लैंड डूब जाती है, ठीक है, जिसके कारण इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो इनबैलेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ऑन रिवर आल्सो डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस इन डाउन स्ट्रीम एरिया ऑफ द रिवर। डाउन स्ट्रीम समझ गए, जिधर से नदी आती है और जिधर बहती है, फ्लो जिधर होता है वो डाउन स्ट्रीम होता है। डाउन स्ट्रीम एरियाज़ की तरफ जो लाइफ है
जो आप समझ सकते हो कि मान लीजिए कोई एनिमल है, एनिमल वगैरह या ह्यूमन लाइफ जो वो क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। इसका एग्जांपल दिया हुआ इसने, ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम देयर आर नो एनुअल फ्लड्स इन द रिवर। वहाँ पे ये बात तो ठीक है कि एनुअल फ्लड नहीं आती, वहाँ पे कोई बाढ़ वगैरह नहीं आती। एंड बिकॉज ऑफ दिस द सोयल ऑफ डाउन स्ट्रीम रीजन्स डज नॉट गेट न्यूट्रिएंट्स रिच। अब क्या कहता है कि उसके कारण जो डाउन स्ट्रीम की तरफ जो वो ज़मीन है लोगों की, उसमें इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं आते, क्योंकि बाढ़ के कारण क्या बहाते हैं, साथ साथ पानी के साथ कौन बहता है, न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स के कारण जो प्लांट्स हैं उनको क्या मिलते हैं, पोषण मिलता है और अच्छी फसल होती है। आप ये कह सकते हो अगर बाढ़ नहीं आएगी तो न्यूट्रिएंट्स भी नहीं आएंगे और वो जो मिट्टी है वो अनुपजाऊ हो जाएगी। दिस डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इन द डाउन स्ट्रीम एरियाज एंड द फाइनली द क्रॉप यील्ड आल्सो डिक्रीजेज। अगला पॉइंट क्या कहता है कि ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ऑन रिवर द फिश इन डाउन स्ट्रीम एरिया डू नॉट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट मटेरियल ड्यू टू विच प्रोडक्शन ऑफ फिश डिक्रीज रैपिडली। भाई फिशेज जो हैं उनका प्रोडक्शन भी क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, द वेजिटेशन विच इज सबमेर्ज्ड अंडर वाटर एट द डैम साइट रोट्स अंडर एनारोबिक कंडीशंस आर प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन विच इज़ ग्रीन हाउस गैस। अब क्या कहता है कि जो पानी में पेड़ पौधे डूब जाते हैं, डैम के पानी में जो डूब गए पेड़ पौधे, वो वहाँ पे एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट होगी और वो पेड़ पौधे लार्ज अमाउंट में, बहुत बड़ी अमाउंट में मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है ना। मीथेन गैस जो है वो क्या है, हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट में अगर मीथेन गैस गई तो वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस है और हमारी जो है गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप ये सोच सकते हो उससे। ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस इज़ CH4 methane is so much harmful. So these are the disadvantages of generating hydroelectricity. Okay. अब हम पढ़ेंगे वाइंड एनर्जी के बारे में। किसके बारे में, वाइंड एनर्जी के बारे में। वाइंड एनर्जी की डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड हो जाएगी। वाइंड एनर्जी क्या है भाई, वाइंड एनर्जी का मीनिंग क्या है भाई, जो एनर्जी हम चलती हुई हवा से ऑब्टेन करते हैं वो वाइंड एनर्जी है। समझ में नहीं आया। वाइंड एनर्जी मतलब क्या है, अगर हवा चलेगी, हवा चल रही है तो एयर के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जो है, अगर हवा ऐसे चलेगी तो हम बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ लगा देते हैं जिनको विंड मिल्स बोला जाता है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो विंड मिल जो हैं वैसे हवा चलेगी और विंड मिल जो है उसके जो ब्लेड्स होते हैं उनसे एयर टकराएगी, चलती है, हवा के पास काइनेटिक एनर्जी है और वो ब्लेड्स रोटेट करने लग जाते हैं, किसके कारण, वाइंड एनर्जी का यूज़ करके। और वाइंड एनर्जी के कारण वो ऐसे ब्लेड्स घूमेंगे तो वो फिर जनरेटर को घुमाएंगे। जनरेटर घूमेगा तो पता है आपको क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी। सो चलती हुई हवा का यूज़ करके हम क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और इसको क्या बोला जाता है, वाइंड एनर्जी बोला जाता है इसको। ठीक है ना। अब इसकी भी कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग वाइंड एनर्जी फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसके फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है कि इसके कारण कोई भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता, किसी भी प्रकार का प्रदूषण पैदा नहीं होता। ठीक है। दूसरी एडवांटेज क्या है, वाइंड एनर्जी इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। भाई रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है विच विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड, जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अगला जो है एडवांटेज क्या है, द इंक्रीज्ड यूज ऑफ वाइंड एनर्जी फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी विल हेल्प अस कंजर्व फ्यूजल फ्यूल्स। हमारे को फ्यूजल फ्यूल के कंजर्वेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। मीनिंग समझ में, मतलब क्या है कि अगर हम वाइंड एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो अपने फ्यूजल फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सभी की बचत होगी और वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चल सकेंगे। कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें लंबे समय तक हमारे पास रहेंगी। ठीक है ना, क्योंकि कम यूज़ करेंगे तो लंबे टाइम तक चलेंगी। ठीक है। कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ कमियां हैं, लिमिटेशंस कह सकते हो। लिमिटेशंस ऑफ वाइंड एनर्जी, फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है, वाइंड एनर्जी फार्म्स कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड एवरीवेयर। वाइंड एनर्जी फार्म्स जो हैं, विंड मिल
पवन चक्की ये फार्म जो है हर जगह नहीं लगा सकते भाई हम। हर जगह क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हर जगह हवा नहीं चलती। द वाइंड एनर्जी फार्म्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड ओनली एट दोज प्लेसेस। ये सिर्फ उन्हीं जगह पे हम लगा सकते हैं वेयर वाइंड ब्लोज फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। भाई लगभग मतलब अगर साल में 12 महीने तो कम से कम 9-10 महीने तो हवा चले, 9 और 10 मंथ्स तो चले कम से कम। तो ऑलमोस्ट फुल पार्ट ऑफ द ईयर हवा चलती रहे जहाँ पे, ठीक है ना। अगला डिसएडवांटेज क्या है देखिए, द वाइंड रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी शुड बी स्ट्रॉन्ग। भाई इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए जो हवा है वो स्ट्रॉन्ग चलनी चाहिए, यानी कि धीरे धीरे चले। और स्टेडी टू मेंटेन द डिजायर्ड ऑफ लेवल जनरेशन, क्या कहता है कि इस प्रकार से हवा चलती रहे कि अपनी जो डिजायर है, अपनी जो इच्छा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए वो पूरी होती रहे। यानी कि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ गया हो नहीं, मतलब एक खास स्पीड चाहिए। कितनी स्पीड चाहिए? अबाउट 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन हर बार इस टाइप की यानी कि एक पार्टिकुलर अमाउंट की हवा नहीं चलती है, ये एक बड़ी डिसएडवांटेज है। अगला पॉइंट क्या कहता है, द वाइंड एनर्जी फार्म्स रिक्वायर ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड। इन फार्म्स को लगाने के लिए हमारे को बहुत बड़ा एरिया चाहिए लैंड का, ठीक है ना। बहुत बड़ा एरिया चाहिए, बहुत बड़े एरिया में ये पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं। क्योंकि आपको दिखने में ये बहुत पतली सी लग रही हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया घेरती हैं नीचे, ठीक है ना। और ऊपर इनकी ब्लेड पता है कितनी बड़ी बड़ी होती हैं, अगर पास पास लगा दी तो एक की ब्लेड दूसरे से टकरा जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा एरिया घेरेंगे ये। फोर्थ पॉइंट देखिएगा, कहता है द सेटिंग अप ऑफ वाइंड एनर्जी फार्म्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव। वाइंड एनर्जी फार्म्स लगाना जो काफ़ी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि थोड़े पैसों में काम चल जाएगा, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये एक फोर्थ जो है डिसएडवांटेज है इसकी कि वाइंड एनर्जी फार्म्स जो लगाने में बहुत बड़ा एरिया और बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। यानी कि हम कहीं पर भी विंड मिल, पवन चक्की फार्म हम कहीं पर भी लगा दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। और लेट मी टेल यू वन थिंग कि अपने पास पोटेंशियल कितना है, वाइंड एनर्जी को यूज करके हम कितनी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। 45,000 मेगावाट इतनी इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंडिया में अपने पास इतना पोटेंशियल है, ठीक है ना। लेकिन हम जनरेट कितनी करते हैं आज के दिन, हम 1025 मेगावाट ही प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ, ठीक है ना। वाइंड एनर्जी जनरेशन में हवा का यूज़ करके वाइंड एनर्जी जनरेट करने के लिए, वाइंड एनर्जी जनरेशन में हमारा वर्ल्ड में 5वां स्थान है इंडिया का, ओके। और नंबर 1 पे कौन आता है? नंबर 1 पे आता है जर्मनी, ठीक है। सो अगला टॉपिक करते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, द एनर्जी विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज कॉल्ड ए सोलर एनर्जी। जो एनर्जी हम सन से प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाती है? सोलर एनर्जी कहलाती है। लेट मी टेल यू वन थिंग, सन इज द सोर्सेज ऑफ ऑल एनर्जीज। ये कह सकते हैं सन इज द अल्टीमेट सोर्सेज ऑफ, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज। जितनी भी एनर्जीज हैं उनका अल्टीमेट सोर्स, वास्तविक सोर्स कौन है? सन है, ठीक है ना। सो आपको पता है कि सन हमारे को हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे से कोई पैसा चार्ज थोड़ी ना कर रहा है, ठीक है। सन के अंदर जो एनर्जी बनती है वो कैसे बनती है, आप इसके बारे में काफ़ी क्यूरियोसिटी दिखाते हो, अगर आप इसके बारे में जानने के इच्छुक हो कि कैसे बनती है, तो भाई उसके बारे में पढ़ेंगे हम कि सन में एनर्जी कैसे बनी, सन में एनर्जी बनने का रीज़न क्या है। तो उसका कारण क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। दो एटम्स जुड़ के तीसरा एक बड़ा एटम बनता है, बड़ा न्यूक्लियाई कह सकते हो आप, बड़ा न्यूक्लियस बनता है। दो छोटे छोटे न्यूक्लियस को मिला करके एक तीसरा न्यूक्लियस बनता है, प्लस एनॉर्मस या ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण सन से हमारे को एनर्जी मिल रही है, ठीक है। सो ये ऐसा कहा जाता है, ऐसा मानना है साइंटिस्ट का
कि सन की जो अप्रोक्सीमेट एज जो है, अनुमानित आयु कह सकते हो आप, अनुमानित आयु जो है वो 10 बिलियन ईयर्स कही गई है। 10 बिलियन ईयर्स मानी गई है, ठीक है ना। और ऐसा माना गया है साइंटिस्ट के थ्रू कि हाफ जो है वो जा चुकी है और हाफ ही बची हुई है। 5 बिलियन ईयर्स जो हैं वो लगातार हो गए सन को जलते हुए कह सकते हो आप, ठीक है। और इतने ही साल बचे हुए हैं, ठीक है। और इतने सालों से हमारे को कंटिन्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, और आगे लगभग इतने साल तक और एनर्जी प्रोवाइड करवाता रहेगा, ठीक है ना। सो सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि सन जो है, मान लीजिए 100% एनर्जी रेडिएट कर रहा है, ठीक है ना। हर टाइम हर सेकंड 100% एनर्जी रेडिएट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे तक सिर्फ कितना हिस्सा पहुंच पाता है सन की एनर्जी का, तो हमारे तक सिर्फ 47% ही पहुंच पाता है, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर की जो लेयर है ऊपर वाली, उस तक 47% ही पहुंच पाता है। और ये 47 का 47 अपने काम में नहीं आता, ठीक है। 100% अगर रेडिएट कर रहा है तो बाकी की एनर्जी कहाँ गई? तो बाकी की एनर्जी यूनिवर्स में क्या हो जाती है? फैल जाती है। ये कह सकते हो आप, सन जो है चारों तरफ रेडिएट करेगा तो हमारे तक सिर्फ कितनी पहुंच पाती है? 47%। हमारी लेयर कह सकते हो एटमॉस्फेयर के ऊपर वाली लेयर। और इसमें फिर ये क्या करेगी अर्थ, उसमें से कुछ वापस रिफ्लेक्ट कर देगी एटमॉस्फेयर में, वापस रिफ्लेक्ट कर देगी, इसमें से वापस परावर्तित कर देगी। और कुछ हिस्सा जो है वो लैंड के थ्रू या वाटर के थ्रू या पेड़ पौधों के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और उसी के कारण जो स्टॉर्म वगैरह या रेनफॉल, स्नोफॉल, ये सारे फिनोमेना उसी एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के कारण होते हैं, ठीक है ना। 47% में से अप्रोक्सीमेट 20 या 25% एनर्जी ही हमारे तक पहुंच पाती है, जिसको हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर पाती है, ठीक है। अब हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो काफ़ी फॉर्चुनेट है। वो कितनी एनर्जी रिसीव कर पाती है सन की, ठीक है। तो ऐसा कहा गया कि 5000 ट्रिलियन किलोवाट हावर, 5000 ट्रिलियन किलोवाट हावर, इतनी एनर्जी हर साल हमारी कंट्री इंडिया रिसीव करती है, ठीक है ना। ये अनुमान है, रिसीव करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं, नहीं भाई। 5000 ट्रिलियन इज ए ह्यूज अमाउंट, ठीक है ना। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी कंट्री रिसीव करती है पर ईयर, हर साल इतनी एनर्जी रिसीव करेगी, ठीक है, करती है। ये कह सकते हो आप 10⁻18, ठीक है, काफ़ी बड़ी है, पता है आपको। अब इसमें से केवल 1 और 2% ही हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं। उसका रीज़न मैं आपको बता दूंगा कि अपने पास इतने ज़्यादा सोलर सेल नहीं है कि सभी जितनी भी एनर्जी है उसको ट्रैप करके हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकें। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है अपने पास, ये कह सकते हो आप। और सोलर सेल्स को बनाने में खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, काफ़ी पैसे लगते हैं, इसलिए सारी की सारी एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि क्लियर क्लाउडी स्काई होता है ना, क्लाउडी स्काई नहीं है मान लीजिए, और क्लियर डे है, तो 4 to 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पे एनर्जी जो है वो रिसीव होती है, ठीक है। इतनी एनर्जी रिसीव होती है क्लियर डे में, इतनी वेरी करती है वैल्यू 4 से 7 किलोवाट आवर तक, ठीक है। अब देखते हैं सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट क्या है, देखो। देखो सोलर कांस्टेंट क्या है? द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड
सोलर एनर्जी जितनी रिसीव की जाती है पर सेकंड बाय 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया नियर द अर्थ सरफेस, अर्थ स्पेस सॉरी नियर द अर्थ स्पेस के नज़दीक कहीं पर एक एवरेज डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, बिटवीन सन एंड अर्थ का एक एवरेज डिस्टेंस। और उतने एरिया पे अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जितनी अमाउंट एनर्जी अगर रिसीव की जाए, कितनी अमाउंट एनर्जी रिसीव की जाए वो मैं भी आपको बताऊंगा। वो क्या कहलाएगा, सोलर कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है ना। सोलर कांस्टेंट कितनी अमाउंट है, 1.4 किलो जूल, 1.4 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर एरिया पे पर सेकंड 1.4 किलो जूल एनर्जी 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे अगर रिसीव हो जाती है तो वो क्या बोला जाएगा, सोलर कांस्टेंट। इट इज़ कॉल्ड ए सोलर कांस्टेंट। समझ में। अब सोलर डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। सोलर एनर्जी की जो डिवाइसेस हैं वो क्या है आपके पास। सोलर एनर्जी डिवाइसेस, द सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सन जो है वो मुख्य सोर्स रहेगा एनर्जी का। सोलर एनर्जी डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं हम। साइंटिस्ट ने सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए कुछ डिवाइसेस तैयार की जिनसे हम सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके डे टू डे लाइफ में उस एनर्जी हार्नेस कर सकें। मैं उन डिवाइसेस का नाम आपको बता रहा हूँ एक एक करके। सोलर कुकर, ठीक है ना। सेकंड डिवाइस क्या है, सेकंड डिवाइस है सोलर वाटर हीटर, ठीक है ना। तीसरी डिवाइस क्या है, तीसरी डिवाइस है मोस्ट इम्पोर्टेंट सोलर सेल, ठीक है ना। सोलर सेल्स या सोलर सेल कह सकते हो आप। सोलर कुकर के बारे में पढ़ते हैं, फिर सोलर वाटर हीटर के बारे में, फिर सोलर सेल के बारे में। सोलर कुकर क्या है, सोलर कुकर जैसा आपको दिखाई दे रहा है ऐसा एक रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर टाइप का एक बॉक्स होता है, ठीक है ना। वुड का, लकड़ी का बना हुआ एक बॉक्स होता है जिसके अंदर ब्लैक पेंट किया जाता है, और उसके ऊपर कांच का ट्रांसपेरेंट एक ढक्कन लगाया जाता है, ऐसे बंद किया जा सके जिसको, और इसमें हम खाना रख देते हैं, खाना पकाने के काम में आता है ये, ठीक है ना। ये उन्हीं चीज़ों को पकाएगा जिनको धीरे धीरे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, स्लोली हीट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे राइस है, ठीक है ना, या पोरेज है, दलिया वगैरह, खिचड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं उन्हीं को पका सकता है ये। मतलब तुरंत इंस्टेंट बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जिसको चाहिए, जैसे चपाती है, रोटी है, उसको नहीं पका सकता ये, ठीक है। ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। सोलर कुकर जो है उसमें हम बर्तन को रख देते हैं और ऊपर से ढक्कन को बंद कर देते हैं। ब्लैक पेंट क्यों किया जाता है इसकी दीवारों पे अंदर की तरफ, ताकि ब्लैक क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है हीट को, सन हीट को, ये कह सकते हो आप। और 2 या 3 घंटे के अंदर इसका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, ठीक है। धीरे धीरे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो मैंने बताया हम इसमें उन्हीं चीज़ों को पका सकते हैं जिनको धीरे धीरे, जैसे दाल चावल, जिनको धीरे धीरे एनर्जी की ज़रूरत होती है, धीरे धीरे एनर्जी, स्लोली हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है भाई, देखो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, द यूज ऑफ सोलर कुकर फॉर कुकिंग फूड सेव्स प्रीशियस फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी, इन सभी को बचाने में हमारी हेल्प मिलती है, हेल्प होती है अगर हम सोलर कुकर का यूज़ करते हैं। तो इन सभी को सेव करेगा ये, कोल को, केरोसिन ऑयल को, एलपीजी को बचाएगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द यूज़ ऑफ सोलर कुकर डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, इससे कोई भी स्मोक, धुआं वगैरह उत्पन्न नहीं होता है, जिससे एयर पोल्यूट नहीं होती है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, व्हेन फूड इज कुकड इन सोलर कुकर इट्स न्यूट्रिएंट्स डू नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। अगर सोलर कुकर में आप भोजन को पकाते हो, खाने को पकाते हो, तो उससे कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। दिस इज़ बिकॉज इन ए सोलर कुकर फूड इज़ कुकड एट कंपेरेटिवली लोअर टेम्परेचर, मतलब धीरे धीरे लोअर टेम्परेचर पे भोजन जो है वो पकता है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इन ए सोलर कुकर अप टू 4 फूड आइटम्स कैन बी कुकड एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे आप 4 तरह के भोजन पका सकते हो, दाल चावल, ठीक है ना,
या फिर पोरेज, दलिया, खिचड़ी वगैरह, चार टाइप के एक ही टाइम पे आप पका सकते हो, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस, द सोलर कुकर, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द सोलर कुकर कैन नॉट बी यूज टू कुक फूड ड्यूरिंग नाइट टाइम। रात के टाइम पे भोजन नहीं बना पाएगा भाई, क्योंकि आपको रात का खाना अगर बनाना पड़ जाए तो कहाँ पे बनाओगे, सोलर कुकर तो काम करने वाला नहीं है, क्योंकि सन तो उगेगा नहीं रात को। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इफ द डे स्काई इज कवर्ड विद क्लाउड्स, अगर क्लाउडी स्काई है, अगर आसमान बादलों से ढका हुआ है, इवन देन सोलर कुकर कैन नॉट बी यूज टू कुक फूड, उस टाइम पे भी यूज़ नहीं होगा। द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टर ऑफ सोलर कुकर हैज़ टू बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम टू कीप इट फेसिंग द सन, और इसका मुंह जो है, इसकी डायरेक्शन हमारे को बार बार चेंज करनी पड़ती है, जिधर सन होगा उधर उसी डायरेक्शन में इसका मुंह रखना पड़ेगा, ये कह सकते हो आप, ठीक है। द बॉक्स टाइप सोलर कुकर कैन नॉट बी यूज फॉर बेकिंग या मेकिंग चपाती और फ्राइंग, किसी चीज़ को फ्राई करने के लिए, जैसे हमने अगर जलेबी बनानी है, समझ में आ रहा है, या फिर आपने चपाती बनानी है या फिर समोसे बनाने आपने, तो उस टाइम पे यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर कुकर। अब सेकंड के ऊपर आते हैं, सोलर वाटर हीटर। सेकंड डिवाइस क्या है, सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर का यूज़ भी बहुत ज़्यादा किया जाता है बड़े बड़े होटल्स में या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में पानी पहुंचाने के लिए, गर्म पानी पहुंचाने के लिए सोलर वाटर हीटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा ऐसे छतों पे लगा हुआ, तो यहाँ पे सन की हीट का यूज़ करके पानी को गर्म किया जाता है। और इसके भी एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, फ़ायदे भी हैं और नुकसान कह सकते हो, डिसएडवांटेज कमियाँ कह सकते हो, ठीक है। फ़ायदा क्या है भाई, बिना पॉल्यूशन के आप पानी को गर्म कर सकते हो, पता है आपको। दूसरी चीज़ क्या है कि भाई हमारे फ्यूजल फ्यूल्स जो हैं, अगर हम लकड़ी या किसी ऐसी चीज़ का यूज़ करते हैं तो उसकी बचत होती है हमारे ईंधन की, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है भाई, रात के टाइम पे अगर पानी गर्म करना पड़ जाए तो रात के टाइम पे पानी गर्म नहीं कर पाएगा, ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, सोलर सेल। मेन डिवाइस अपनी सोलर सेल। सोलर सेल जो है मेनली सैंडविच की तरह समझ सकते हो। सोलर सेल किस चीज़ का बना होता है भाई, सैंडविच सभी को पता है, सैंडविच सभी ने बनाएगी, नीचे ब्रेड उसके ऊपर रख के कुछ खाने का, फिर उसके ऊपर एक और ब्रेड रख दी, तो ये सैंडविच की तरह बनता है, आप ये समझ सकते हो। तो भाई सोलर सेल जो है मेनली किस चीज़ का बनता है, ये सिलिकॉन का बनाया जाता है, सिलिकॉन का, और वहाँ पे लेयर्स होती हैं, सिलिकॉन आर्सेनिक लेयर जो आपको दिखाई दे रही हैं ऐसे, सोलर सेल में ये लेयर्स होती हैं, सिलिकॉन बोरॉन लेयर या सिलिकॉन आर्सेनिक लेयर, ऐसे सैंडविच की तरह बनता है ये, ठीक है। अब सोलर सेल का काम क्या है भाई, सोलर सेल की वर्किंग मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका काम क्या है कि सन की हीट को किस में कन्वर्ट करना, सन की हीट का यूज़ करके किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। इसकी भी कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस हैं। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, पहली डिसएडवांटेज तो ये है कि अगर एक सोलर सेल है, अकेला एक सेल है, तो वो 0.5 वोल्ट तक ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। कितने वोल्ट है, 0.5 वोल्ट, कितने वोल्ट, 0.5 वोल्ट। इसलिए एक सेल नहीं लगाया जाता, बहुत सारे सेल्स जो हैं सोलर सेल्स को ऐसे कंबाइन करके ऐसे लगाया जाता है, ठीक है ना। और जैसे आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसे बहुत सारे सेल लगा दिए जाते हैं तो सोलर पैनल बन जाता है ये, क्योंकि बहुत सारे सेलों का क्या है कॉम्बिनेशन, या सोलर प्लेट बोल सकते हैं। आपने देखा भी होगा आपके घरों पे छत पे जो लगी होगी बैटरी को चार्ज करने के लिए, ठीक है। ये सोलर सेल का काम है। अब इसकी एडवांटेजेस देखिए, एडवांटेजेस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कोई भी किसी प्रकार का पॉल्यूशन पैदा नहीं होगा, सीधी बात आपको, ठीक है। या हमारे जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट सोर्स हैं अपने फ्यूजल फ्यूल्स, जैसे कोल, पेट्रोल, कोयले का यूज़ करके हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं आज के दिन, जिसके कारण कोयला ख़त्म होगा, लिमिट स्टॉक है उसका। दूसरा कारण क्या, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, तो ये इसकी एक एडवांटेज है, ठीक है। इसकी एक विशेषता है कि कोई पॉल्यूशन नहीं होता सोलर सेल के कारण। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि भाई रात के टाइम पे अगर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी पड़ जाए तो रात के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं करता है, रात के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता है ये, ठीक है ना। ये डिसएडवांटेज है इसकी, ठीक है। अब डिसएडवांटेज एक और है इसकी,
इसको बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है भाई। सोलर सेल्स या सोलर प्लेट जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, काफ़ी महंगी हैं, ठीक है ना। इसलिए बहुत ही कम सोलर सेल का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं, ठीक है। अब यूजेज ऑफ ए सोलर सेल्स, एक बार यूजेज देखिए, आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड हो जाएंगे यूजेज। सोलर सेल्स आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड स्पेस प्रोब्स। भाई अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट घूमते हैं, जो हमें मौसम की जानकारी देते हैं या हमारे टीवी को चलाते हैं, टीवी सिग्नल भेजते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उनको एनर्जी देने के लिए सोलर सेल का यूज़ किया जाता है, सोलर प्लेट्स का यूज़ किया जाता है। सोलर सेल्स आर, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सोलर सेल्स आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू रिमोट इनएक्सेसिबल एंड आइसोलेटेड प्लेसेस वेयर नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन्स डू नॉट एग्जिस्ट। जहाँ पे लाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन नहीं भेज सकते हम ऐसे एरियाज़ में, वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है लाइट को भेजना, ठीक है ना, ट्रांसमिशन करना इलेक्ट्रिसिटी का। तो वहाँ पे रिमोट का मतलब क्या होता है, दूर दराज वाले एरिया में, इनएक्सेसिबल जहाँ पे की जा सके, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन ना हो सके, वहाँ पे सोलर सेल्स का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है भाई, ठीक है। सोलर सेल्स, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, सोलर सेल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम इन रिमोट एरियाज। सोलर सेल का यूज करके किसका ट्रांसमिशन किया जाता है, रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम्स का यूज़ किया जाता है रिमोट एरियाज, मतलब बहुत दूर एरिया हैं उनमें। 4 पॉइंट क्या कहता है कि सोलर सेल्स आर यूज फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट हाउसेज सिचुएटेड इन द सी एंड टू ऑफ शोर ऑयल ड्रिलिंग रिग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। सोलर सेल का यूज़ वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है जहाँ पे कोई लाइटेड हाउस होते हैं, जैसे समुद्र में लाइट हाउस के बारे में सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो समुद्र में लाइट हम भेज नहीं सकते, कोई ट्रांसमिशन लाइन भेज नहीं सकते, या फिर कई ऐसे एरियाज़ होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ऑयल निकालना पड़ता है, ऑयल की ड्रिलिंग करनी पड़ती है, ठीक है, वहाँ पे हम सोलर सेल्स का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं। 5th पॉइंट क्या कहता है, सोलर सेल्स आर यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग ट्रैफिक सिग्नल वॉचेज। हाँ भाई, ये बात तो है कि सोलर सेल का यूज़ करके हम ट्रैफिक सिग्नल वगैरह चलाते हैं, वॉचेज़ या कैलकुलेटर्स, टॉयज़, ये सारी चीज़ें सोलर सेल का यूज़ करके हम चलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं बायोमास एनर्जी के ऊपर, ठीक है। बायोमास एनर्जी क्या है, बायोमास एनर्जी क्या है भाई, बायोमास एनर्जी का मीनिंग नहीं है समझ में भाई, काउडंग, गोबर के उपले, ठीक है, काउडंग केक बोल सकते हैं आप। गोबर का यूज़ करके केक, खाने वाला केक नहीं, बर्थडे पे जो काटते हो कभी आप सोचो वो वाला केक नहीं, यहाँ पे गोबर का यूज़ करके, आप पता है जो गोश्त बोलते हो, जो अपने लोकल जो बच्चे हैं वो जानते होंगे, ठीक है। तो काउडंग का यूज़ करके जो हम उपले वगैरह बनाते हैं तो वो क्या है, बायोमास एनर्जी में आता है। लकड़ी का यूज़ करके हम किसी भी टाइप के, चाहे भोजन पका रहे हों, ठीक है, लकड़ी का यूज़ करके कोई भी एनर्जी अगर हम ले रहे हैं, चाहे पानी गर्म कर रहे हो, तो वो क्या है, बायोमास एनर्जी बोला जाता है वो, ठीक है ना। अब करते हैं हम एनर्जी फ्रॉम द सी। समुद्र से हम कौन कौन सी एनर्जी प्राप्त करते हैं, सो मेनली 3 टाइप की होती है एनर्जी। कौन सी होती है, टाइडियल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले टाइडल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, अगर समुद्र में हाई टाइड या लो टाइड आता है, तो हाई टाइड आएगा, समुद्र का पानी ऊपर जाएगा, ऊपर उठेगा, तो हम वहाँ पे छोटा सा डैम वगैरह कुछ ऐसा लगा देंगे, और वहाँ पे पानी का लेवल अगर ऊपर उठा तो वहाँ पे बीच वाले एरिया से पानी बहता हुआ इधर आएगा, तो हमने वहाँ पे टरबाइन लगा दिया, टरबाइन घूमेगा, पानी इधर आएगा। तो जब लो टाइड होगा, समुद्र में पानी नीचे जाएगा पानी, तो ये वापस इधर से पानी उधर चला जाएगा और फिर से उसको घुमाएगा टरबाइन को। तो ऐसे टाइड्स का यूज़ करके, लो टाइड, हाई टाइड, पता है ना आपको, ज्वार भाटा, उसका यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो क्या कहलाती है, टाइडियल एनर्जी, ठीक है। सेकंड है वेव एनर्जी, सी वेव एनर्जी बोल सकते हैं आप इसको। क्या होता है कि समुद्र के ऊपर जो हवा चलती है बहुत फास्ट स्पीड से चलती है और उसमें लहरें ऐसे चलती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, हम वहाँ पे टरबाइंस लगा देते हैं। अगर ऐसे फ्लोइंग एयर साथ में
बहुत ज़्यादा वेव्स अगर लेके आई तो वो टरबाइन घूमेगी, टरबाइन के घूमने के कारण क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ठीक है, तो उसको क्या बोला गया, सी वेव एनर्जी। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड यूज एनर्जी फ्रॉम सी कैसे ऑब्टेन करते हैं। तीसरा तरीका क्या है, ओशियन थर्मल एनर्जी बोला गया भाई इसको। अब आपको समझ में आएगा कि ओशियन थर्मल एनर्जी, या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो लिखा देता हूँ मैं, OTE है भाई, OTE है भाई, ओशियन थर्मल एनर्जी। ठीक है ना। और जो पावर प्लांट लगाए जाते हैं उस पावर प्लांट का नाम क्या है, OTEC, ओशियन थर्मल एनर्जी। ठीक है, सी को क्या बोलेंगे, सी को बोलेंगे कन्वर्जन, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट्स। ठीक है ना, ये नाम रहेगा। अब आप समझिए कि ओशियन थर्मल एनर्जी जो है वो कैसे मिलती है हमारे को। ठीक है, तो भाई क्या होता है कि जब सन की हीट पड़ती है पानी पे तो वाटर सरफेस आपको पता है ऊपर वाला सरफेस जो है काफ़ी हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ जो टेम्परेचर है वो मान लीजिए पहुँच जाता है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20-25 डिग्री सेल्सियस तक ये पानी हीट हो जाता है। और आपको पता है ऊपर वाली लेयर जो है समुद्र में वो गर्म रहती है और नीचे वाली लेयर जो है वो क्या रहती हैं, कोल्ड होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हॉट होगा और यहाँ पे कोल्ड होगा, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस रहता है। पता है आपको, यहाँ पे पानी का टेम्परेचर जो है हो सकता है नीचे 5-6 डिग्री या 10 डिग्री सेल्सियस और ऊपर कितना है 20। तो ऐसे वाटर टेम्परेचर डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ करते हैं हम क्या करते हैं, हमारे पास ऐसे डिवाइसेस हैं। ठीक है, जिनमें क्या होती है, CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, और एक दूसरी होती है जैसे अमोनिया है। ठीक है, एक दूसरी लिक्विड होती है, दूसरी टाइप का लिक्विड कह सकते हो आप, अमोनिया। ठीक है, और CFC, ये दो लिक्विड होते हैं। अब यहाँ पे वो डिवाइसेस रख दी जाती हैं। अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री का यूज़ करके वो गर्म हो जाएगा, CFC लिक्विड एंड अमोनिया, आपको पता है, अभी भी बताया मैंने। ठीक है, ये दो लिक्विड यूज़ किए जाते हैं उस डिवाइस में, अपने पावर प्लांट में। ठीक है, ये दो लिक्विड्स यूज़ किए जाते हैं। क्या है ये, लिक्विड्स अपने इस डिवाइस में। अब जब इनको 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिलता है तो ये लिक्विड जो है वेपराइज होगा। ठीक है, ये जल्दी गर्म हो जाते हैं और वेपराइज होके वाष्प बनाएंगे, भाप बनाएंगे और प्रेशराइज होके एक टरबाइन पे डाल देंगे। ठीक है ना, और टरबाइन पे डालेंगे, प्रेशराइज टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। अब ठंडे पानी का यूज़ करके वही जो वाष्प भाप जो बनी है उनको हम ठंडा करके फिर से क्या बना लेंगे, लिक्विड CFC और अमोनिया बना लेंगे। चीज़ ऐसा समझ में। ऐसे गर्म और ठंडे पानी का यूज़ करके अपने पावर प्लांट्स चलते हैं समुद्र पे, और वो क्या कहलाते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी पावर प्लांट्स, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट्स। ठीक है ना। सो सी से हमारे को 3 मेथड हैं एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, अब अगला टॉपिक करते हैं, जियो थर्मल एनर्जी। जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन्स हीट, अर्थ की हीट का यूज करके हम एनर्जी प्राप्त करें वो क्या कहलाती है, जियो थर्मल एनर्जी कहलाती है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ईजी मेथड है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हम। देखिए, ड्रिलिंग की जाती है। ठीक है, ड्रिलिंग करेंगे अर्थ में ऐसे, और कहीं पे हॉट रॉक्स अगर मिलती हैं तो हॉट रॉक्स के बीच में प्रेशराइज्ड एयर या वेपर मिलेंगी और वहाँ से एक पाइप डाली जाएगी और वो पाइप में से प्रेशराइज्ड वेपर आएंगे ऐसे, और किसको घुमाएंगे, टरबाइन को घुमाएंगे। या फिर एक मेथड और यूज़ किया जाता है, हॉट रॉक्स जो हैं वहाँ पे 2 ड्रिल की जाती हैं, 2 ड्रिलिंग की जाएंगी, एक में 2 पाइप डाल दी जाएंगी, एक ड्रिल में 1 पाइप, ऐसे 2 ड्रिल किए जाएंगे तो होल किए जाएंगे। ठीक है, और एक में ठंडा पानी डाल देंगे। ठीक है, ठंडा पानी डाल देंगे तो वो प्रेशराइज होके वाष्प बनेगा ऐसे, और दूसरे में से वाष्प निकल के आएंगे ऐसे, और किसको घुमाएंगी, टरबाइन को घुमाएंगी। टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो हम इसको क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी, विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना बहुत ही आसान है।
जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, दो तरह से एनर्जी होती है न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।